पिछले कुछ दिनों से भारतीय जनता पार्टी एक्साइज पॉलिसी के विषय में दिल्ली की चुनी हुई सरकार के ऊपर हमलावर है। और जब जब टेलीविज़न डिबेट्स में इस पे चर्चा होती है तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, भाई कुछ गड़बड़ नहीं की तो जांच से डरना कैसा, जांच होने दीजिए, जो दूध का दूध पानी का पानी साफ हो जाएगा। आज ये बात सीधा भारतीय जनता पार्टी से हम पूछना चाहते हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर मनीष सिसोदिया जी ने कुछ सवाल उपराज्यपाल महोदय के ऊपर उठाए हैं और इल्जाम यह है कि उपराज्यपाल ने कुछ फैसले एक्साइज डिपार्टमेंट की पॉलिसी में ऐसे किए जिससे चुनी हुई सरकार को यानी कि सरकारी खजाने को कई हजार करोड़ का नुकसान हुआ। बात एलजी की कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर रहे हैं। इतना डर क्यों लग रहा है उनको? जांच होने दीजिए। पिछले एक महीने से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता यही तो कहते थे हमें कि जांच से क्या डर, जांच होने दीजिए। अब भारतीय जनता पार्टी को एलजी साहब की जांच से क्या डर है, ये भारतीय जनता पार्टी बताए। जांच होने दीजिए। अगर कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ किया है तो मिलेगा। और वैसे भी सीबीआई तो आपकी अपनी एजेंसी है, केंद्र सरकार की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। उससे सीबीआई को अगर जांच करने के लिए कहा जाता है तो डर किस बात का है, यह भारतीय जनता पार्टी बताए। क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एलजी के इस आखिरी 48 घंटे पहले बदले हुए फैसले से कुछ फायदा हुआ है? कोई भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता हैं जिनकी इसके अंदर मिलीभगत है? भारतीय जनता पार्टी अब जांच से क्यों घबरा रही है? मैंने प्रेस वार्ता देखी और उसके अंदर कई झूठ उस प्रेस वार्ता के अंदर कहे गए और अपने एलजी को बचाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की। बार बार कहा जा रहा है कि दिल्ली के अंदर जब माइग्रेंट्स जा रहे थे, सरकार के यहां ऑक्सीजन की कमी थी, उस समय यह पॉलिसी लाई गई। सरासर झूठ है। दिल्ली के अंदर जो सेकेंड वेव थी जिसमें ऑक्सीजन की कमी हुई, जिसके अंदर बहुत नुकसान हुआ, वो अप्रैल मई 2021 में था। ये तो आंकड़ा है, ये तो सबको पता है। ये पॉलिसी नवंबर 2021 में आई है, यानी कि उस सेकेंड वेव के बाद आई है, उसके 6 महीने बाद आई है। भारतीय जनता पार्टी का हर प्रवक्ता इन दोनों चीजों को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि इस पॉलिसी के सबसे की फीचर्स क्या थे। कोई भी आदमी जो एक्साइज डिपार्टमेंट और एक्साइज के काम करने का तरीका समझता है, वो ये बात जानेगा, जहां पे सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त दुकानें वाइन नहीं बेचेंगी, वहां पे नकली शराब का धंधा पनपेगा। ये एक थंब रूल है, ये पूरे संसार में लोग जानते हैं। अभी गुजरात के अंदर 70 लोग मारे गए नकली शराब पी के, क्योंकि गुजरात के अंदर सरकार ने दुकानें जो हैं बंद की हुई। आज बिहार के अंदर 11 लोगों की मौत हो गई, अखबार में छपा है, नकली शराब के कारण, क्योंकि बिहार के अंदर शराबबंदी है और नकली शराब का धंधा खूब पनप रहा है। तो एक थंब रूल है कि जहां पे जिस एरिया में आप मान्यता प्राप्त दुकानें नहीं खोलेंगे, वहां पे नकली गैर कानूनी शराब का धंधा पनपेगा, शराब माफिया पनपेगा,
शराब माफिया को फायदा होगा, बूट लेगर्स को फायदा होगा। हां, सरकार को एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलेगी। और दिल्ली के अंदर जितने लोग रहते हैं वो ये सब लोग जानते हैं, पुलिस वाले जानते हैं, एक्साइज वाले जानते हैं, जो लोग रहते हैं वो जानते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते हैं। दिल्ली का करीब 40% आबादी अनऑथराइज्ड नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर रहता है, सब लोग जानते हैं। नॉन कन्फर्मिंग एरियाज के अंदर शराब की पूर्ति कैसे होती है? बूटलेगर्स द्वारा होती है, शराब माफिया द्वारा होती है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लाई हुई शराब बेच के होती है। शराब तो बिकती है, मगर उसमें दिल्ली सरकार को कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं मिलती। तो इस पॉलिसी का मूल आधार यह था कि आपके यहां दिल्ली में कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां पे 15 से लेकर 20 दुकानें हैं। मसलन ईस्ट दिल्ली के अंदर, पूर्वी दिल्ली के अंदर तो एक मॉल है जिसके अंदर करीब 15 दुकानें, एक मॉल में 15 दुकानें, सारी की सारी वाइन शॉप्स हैं। और दिल्ली के अंदर ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, करीब 40% इलाका, जहां पे शराब की दुकानें हैं ही नहीं। तो दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी का मूल आधार यह था कि हम इन 849 दुकानों को जो पहले थी उनको दोबारा से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर से इनको सभी वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। हर वार्ड में 3 दुकानों को रखा जाएगा और ये दुकानें पूरी दिल्ली के अलग अलग वार्डों में होंगी, ताकि कोई ऐसा वार्ड ना हो, कोई ऐसा इलाका ना हो जहां पे शराब माफिया पनपे, जहां पे बूटलेगर्स पनपे। ये पॉलिसी मई 2021 के अंदर एलजी साहब को भेजी गई। एलजी साहब ने इस पे चर्चा की, चुनी हुई सरकार से डिस्कशन हुआ। डिस्कशन करने के बाद एलजी साहब ने अपनी तरफ से सुझाव दिए। उन सुझावों को चुनी हुई सरकार ने माना और उस पॉलिसी को दोबारा उनके पास भेजा। एलजी साहब ने पूरी पॉलिसी समझी, पढ़ी, डिस्कस की, इसके बाद उस पॉलिसी को पास किया। उस पॉलिसी में यह कहा गया था कि आप पूरी दिल्ली के सारे वार्ड्स में बराबर इन शॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और एलजी साहब ने उस पॉलिसी पे हस्ताक्षर किए, उसको माना, क्योंकि उस पॉलिसी का मेन आधार ही ये था। अब जब वो पॉलिसी पास हो गई जून जुलाई के समय में और लोगों ने उसके टेंडर भर दिए, टेंडर ये भरे गए कि जो सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी सरकार को देने का टेंडर भरेगा, सरकार उसको दुकानें दे देगी, उसको ग्रुप दे दिया जाएगा कि आप ये ग्रुप चलाओ, आप ये ग्रुप चलाओ। सरकार ने जितना सोचा था, जितनी उस ग्रुप की वैल्यू रखी थी, 220 से 225 करोड़ एक ग्रुप की वैल्यू रखी गई। उसमें जब टेंडर हुए तो लोगों ने 275 से लेकर 350 करोड़ तक उसके लिए अपनी बिड डाली। मतलब सरकार के अनुमान से भी करीब 25% ज्यादा बिड गई। मतलब जो वेंडर्स थे उन्होंने सोचा कि जब आप उन इलाकों में आपकी शॉप्स खुलेंगी जहां पे 40% इलाके में कभी शॉप्स नहीं खोली गई, तो वो इलीगल शराब जो दिल्ली में बिका करती थी वो नहीं बिकेगी और लीगल शराब दिल्ली में बिकेगी, यानी कि दिल्ली की सेल बढ़ेगी। और उन्होंने अपने अंदाजे से और बिड करी ताकि सरकार को जितना एक्साइज मिलता था उससे 25% ज्यादा का टेंडर सरकार का छूटा। अब उन वेंडर्स ने सबने ये सोच के कि आप सारे के सारे वार्ड जो आपने उनको वादे किए हैं उसमें शॉप्स खुलेंगी, उसमें उनका अनुमान था और उन्होंने बिड खोल ली और उन्होंने अपनी दुकानों को किराए पे लेना शुरू कर दिया। उस समय जब 17 नवंबर को वो पॉलिसी इंप्लीमेंट होनी थी, यानी कि नई पॉलिसी के तहत सारी प्राइवेट दुकानें खुलनी थी, उससे 48 घंटे पहले माननीय उपराज्यपाल महोदय ने कहा कि भाई ये अनऑथराइज्ड कॉलोनी के जो वार्ड्स हैं
उनके अंदर ये दुकानें नहीं खुलेंगी। यानी कि दिल्ली की 40% आबादी के लिए जो पूरी की पूरी कैलकुलेशन की गई थी, जो पूरी की पूरी शॉप्स आइडेंटिफाई की गई थी वेंडर्स द्वारा, लाइसेंसीज द्वारा, उसको आपने अंतिम समय में मना कर दिया। जाहिर सी बात है, किसी आदमी ने 100 रुपए का कोई टेंडर भरा कि वो 100 जगह 100% आबादी के लिए चला रहा है, आपने उसकी 40% आबादी उससे हटा दिया। आपने कहा इस 40% इलाके में आप शॉप नहीं खोल सकते, तो अब उसके पास मात्र 60% का इलाका रह गया। वो वेंडर्स और वो जो लाइसेंसीज थे वो हाई कोर्ट गए। एक बार नहीं, दर्जनों पिटीशंस हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे और कोर्ट ने कहा कि अब आपको, क्योंकि अब आप इनको 100% एरिया ना देके 60% एरिया दे रहे हैं या कहीं पे 70% एरिया दे रहे हैं, तो आपको इनकी फीस भी उसी हिसाब से घटानी पड़ेगी और आपको अभी कम पैसा देंगे। तो सीधा सीधा सरकार का 30 से 40% रेवेन्यू का नुकसान एलजी साहब ने अपने एक ऑर्डर से किया, जो ऑर्डर उन्होंने पॉलिसी इंप्लीमेंट होने के बाद जिस दिन शॉप्स खुलनी थी उससे मात्र 48 घंटे पहले किया। अब डिप्टी सीएम का सवाल यह है कि अगर आपने 40% एरिया के अंदर दुकानें नहीं खुलने दी, तो पहले तो आपने सरकार का रेवेन्यू का नुकसान किया, क्योंकि जो लाइसेंसीज थे उन्होंने तो कोर्ट में जाके अपना पैसा कम करा लिया, नुकसान तो सरकार का हुआ। दूसरा, ऐसी बहुत सारी दुकानें थी जिनको इस फैसले का फायदा हुआ, क्योंकि उनकी सेल अब डबल ट्रिपल हो जाएगी। जिनकी दुकानें उन इलाकों में थी या उन इलाकों के आसपास थी, उनका बम्पर लॉटरी लग गई और उनकी सेल बढ़ गई। और जिन लोगों को वैध लाइसेंसी शॉप से शराब मिलनी थी, वो अब बूटलेगर से और शराब माफिया से शराब लेंगे। यानी कि फिर से 2 नंबर की शराब लाने का रास्ता आपने दिल्ली के अंदर खोला और शराब माफिया को और गैर कानूनी शराब बेचने वालों को एक बड़ा फायदा पहुंचाया गया। यह इस फैसले से साफ होता है। मनीष जी ने सीबीआई को एक खत लिखा है कि उपराज्यपाल ने बिना ये चुनी हुई सरकार से बात किए, बिना ये डिसीजन लिए, बिना किसी से डिस्कशन किए ये डिसीजन ले लिया। 3 महीने पहले आपने जून में कहा कि आप सब जगह दुकानें खोलेंगे, आपने उस पॉलिसी को साइन किया। जून जुलाई में आपने साइन किया, नवंबर में आपने फैसला पलट दिया। तो ये जो हजारों करोड़ रुपए का फायदा कुछ लोगों को हुआ और हजारों करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हुआ, उसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और अगर जांच हो रही है तो इसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को क्या समस्या है? भारतीय जनता पार्टी क्यों जांच से घबरा रही है? भारतीय जनता पार्टी जांच से क्यों डर रही है? ये हमारा जो है आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो है मेन मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी एलजी को बचाने की कोशिश ना करे। हम जांच का जब स्वागत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इस जांच का स्वागत करेगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। ये पॉलिसी आई थी जून में। आई थी, लेकिन नवंबर की बात हम लोग कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उस समय से अभी तक क्यों, अगर इतना बड़ा स्कैम, इतना बड़ा घोटाला था, तो उस समय से अभी तक क्यों बैठी थी आम आदमी पार्टी? बैठी नहीं थी, कोर्ट्स के अंदर ये मामला चल रहा है तभी से। कई बार दिल्ली सरकार ने रिप्रेजेंटेशन एलजी साहब को दिया है। ये जो भी आदमी बीजेपी का कह रहे हैं, उनसे कहिए कि जरा कोर्ट के अंदर वो फैसले तो पढ़िए। जितने लाइसेंसीज थे वो सब कोर्ट गए, उन सब ने कहा कि हमारे साथ धोखा किया गया, हमको 100% एरिया का वादा दिया गया, 100% एरिया के हिसाब से हमने बिड डाली, 100% एरिया के हिसाब से हमने फीस जमा कर दी, सरकार के पास एडवांस फीस जमा कर दी। अब सरकार कह रही है कि 40% एरिया में हम आपकी शॉप्स नहीं खोलने देंगे। तो कोर्ट ने कहा हाँ ये बात तो ठीक है, क्योंकि कोर्ट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि फैसला चुनी हुई सरकार ने किया या एलजी ने किया। कोर्ट ने कहा कि हाँ लाइसेंसीज का नुकसान हो रहा है, इनकी फीस कम की जाए, और कोर्ट ने उनकी फीस कम कराई। बीजेपी कह रही है कि एलजी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है।
नहीं देखिए, बीजेपी कुछ भी कह रही हो, मगर ये तो तथ्य है ना। एक पॉलिसी जिसको एलजी ने मई में देखा, डिस्कशन किया, जून में देखा, समझा, और उस पॉलिसी का मूल आधार ही है, आप उस पॉलिसी को देख लीजिए, उसका मूल आधार ही ये है। जब वो पॉलिसी आई थी, कई बार उसके बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसका आधार ही ये था कि जो अनसर्व्ड एरियाज हैं दिल्ली के करीब 40% एरिया, जहां पे आज कच्ची, नकली, हरियाणा से लाई हुई, बिना ड्यूटी पेड शराब बेची जाती है, उस एरिया में अगर ड्यूटी पेड शराब बेची जाएगी तो सरकार को एक्साइज का फायदा होगा, शराब माफिया की कमर टूटेगी। और कोई सवाल है तो आप पूछिए। पात्रा ने भी कहा कि जो रेसिडेंशियल इलाके हैं, मास्टर प्लान के अनुसार वहाँ पे शराब की दुकानें नहीं खुल सकती हैं, और एलजी ने उस संविधान के तहत काम किया जो मास्टर प्लान में जो बात की हुई। देखिए यार, रेजिडेंशियल एरिया की बात ही नहीं कर रहे हो, बात है कंफर्मिंग और नॉन कंफर्मिंग एरिया की। जो अनऑथराइज एरिया है वहां पे भी तो कमर्शियल एरिया है, वहां सारे रेजिडेंशियल एरिया कोई ना है। आप ये सोचिए, अनऑथराइज एरिया जो है या नॉन कंफर्मिंग एरिया है, वहां दूध की दुकान है, ब्रेड की दुकान है, हार्डवेयर की दुकान है, रेस्टोरेंट है, सब कुछ है। मगर ये जो आप वाइन शॉप है वो नहीं है, क्योंकि वहां पे आप नकली शराब का, शराब माफिया के तहत, बूट लेगर्स के तहत जो है वहां पे आप शराब की सफाई कराते हैं, और कुछ चुनिंदा दुकानों को आप उसके अंदर करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए आप नहीं चाहते कि उस एरिया के अंदर दुकानें खुलें, और ये इस पॉलिसी का मूल आधार है। आप इस पॉलिसी को पढ़ेंगे तो शुरुआत के जो इसके पैराग्राफ्स हैं वो इसी चीज पे आधारित हैं कि आप एक अनसर्व्ड एरिया के अंदर जब सर्व करेंगे और आप उसके अंदर सरकारी लाइसेंसधारी शॉप से सर्व करेंगे तो सरकारी रेवेन्यू का इजाफा होगा। और कोई पूछे सवाल। सर, अब पिछले कई सालों से दिल्ली में ऐसा देखा जा रहा था कि जो चर्चा का विषय था वो स्कूल, पानी, क्लासरूम, ये सब चर्चा होती थी, लेकिन बीते कुछ महीने से दिल्ली में सिर्फ शराब की चर्चा हो रही है। जी जी जी, ये काफ़ी जो है दुर्भाग्यपूर्ण है, और हम चाहेंगे कि ये चर्चा दोबारा से स्कूल, अस्पताल, जो जनता के मुद्दे हैं उन पे ये चर्चा वापस आए। हम कोशिश कर रहे हैं कि चर्चा दोबारा वापस लाएं। और बताइए। हाँ, बंगाल से लेकर ईडी की जो छापेमारी हो रही है दिल्ली तक, विपक्ष इस पे भोखलाया और कह रहा है कि सरकार जो है जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, आप कैसे देखते हैं? अभी तो जांच एलजी साहब की हुई नहीं और पूरी बीजेपी बौखला गई है ना। और आप वहां पे जबरदस्ती जांच कर रहे हैं, लोगों के मंत्रियों को आपने जेल में डाल दिया, और ये सवाल पूछा जा रहा है कि विपक्ष क्यों बौखला गया। भाई, विपक्ष को आप परेशान कर रहे हैं, इसलिए विपक्ष आपके खिलाफ बोल रहा है। हाँ जी। जी, एक नोएडा का मामला है, एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें कथित तौर पे कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेता अभद्र व्यवहार कर रहे हैं। बीजेपी ने अब अपना से नाता बताया है कि हमारा वो प्राइमरी सदस्य भी नहीं है, बल्कि उनका समाजवादी पार्टी से लेना देना है, जबकि सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अगर वो नेता नहीं है तो बुलडोजर कहाँ है? फटाफट योगी जी जो है अपना बुलडोजर निकाले और उसको तहस नहस कर दें। ये तो बहुत आसान है, फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। फिर तो समाजवादी पार्टी का तो अब तक तो बुलडोजर चले जाना चाहिए था, इतनी चर्चा ही नहीं होनी चाहिए थी इस चीज के ऊपर। तुरंत जो है बुलडोजर की कार्रवाई की जाए और ये साबित किया जाए कि वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे बुलडोजर नहीं चलता। लोगों की शिकायत ही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी गुंडाई करें, उनके ऊपर बुलडोजर नहीं चलाया जाता, उनका एनकाउंटर नहीं किया जाता, उनकी गाड़ी नहीं पलटती। लोगों की बहुत सारी शिकायतें हैं।